नमस्कार, मैं हूं देवशंकर नवीन, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हूं। इस समय हम लोग हिंदी मूक्स के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य, कथा साहित्य पर बात करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग साठोत्तरी कहानी के विशिष्ट कथाकार ज्ञानरंजन की चर्चित कहानी हास्य रस की चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप हास्यरस कहानी की मूल संवेदना एवं शिल्प से परिचित हो सकेंगे, ज्ञानरंजन की कहानी कला की विशिष्टताओं को जान सकेंगे, साठोत्तरी हिंदी कहानी की विशेषताओं को समझ पाएंगे और साठोत्तरी हिंदी कहानी की वैचारिकी से परिचित हो सकेंगे। ज्ञानरंजन साठोत्तरी पीढ़ी के महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। नई कहानी के बाद 60 और 70 के दशक में तरह तरह के कहानी आंदोलनों की बाढ़ सी आ गई थी। अकहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी जैसे कहानी आंदोलनों से नए पीढ़ी के कहानीकार जुड़े थे। थोड़े बहुत अंतरों के साथ इन कहानियों का मूल स्वर लगभग एक जैसा ही था। इनमें ज्ञानरंजन, राजकमल चौधरी, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, विजय मोहन सिंह, गिरिराज किशोर, ममता कालिया, महीप सिंह, प्रयाग शुक्ल, गंगा प्रसाद विमल, कृष्ण बलदेव वैद आदि की कहानियों ने हिंदी कहानी को नई दिशा प्रदान किया। नई कहानी में जहां इच्छा आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है, वहीं साठोत्तरी कहानी में मोह भंग केंद्र में है। ये उस पीढ़ी के कहानीकार थे जो आज़ादी के समय युवा थे और उनकी आँखों में कई तरह के सपने थे। 60 के दशक तक उनके ये सपने टूटने लगे। मोह भंग नई कहानी में भी है, लेकिन नई कहानी में मोह भंग के कारण हताशा का भाव है। वहीं साठोत्तरी कहानी में मोह भंग के कारण उपजे गुस्से का भाव है। नई कहानी में अभिव्यक्त अलगाव, अजनबीपन और अकेलेपन का भाव 60 के दशक में और गहरा हो गया। ज्ञानरंजन साठोत्तरी कहानी के प्रमुख कहानीकार हैं। ज्ञानरंजन की पहली कहानी मनहूस बंगला सन 1960 में प्रकाशित हुई थी। फेंस के इधर उधर कहानी सन 1968 में, यात्रा सन 1971 में और क्षणजीवी सन 1977 में प्रकाशित हुई थी। ये सब उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। घंटा, हास्यरस, पिता, संबंध, छलांग, बहिर्गमन आदि उनकी प्रमुख चर्चित कहानियां हैं। उनकी कहानियों की विशेषता के बारे में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित प्रतिनिधि कहानियां के फ्लैप पर लिखा गया है कि ज्ञानरंजन अक्सर पारिवारिक कथा फलक का चुनाव करते हैं, क्योंकि परिवार ही सामाजिक संबंधों की प्राथमिक इकाई है। इसके माध्यम से वे उन प्रभावों और विकृतियों को सामने लाते हैं जो बुर्जुआ संस्कार की देन है। इन्हीं संस्कारों के वशीभूत प्रेम जैसा मनोभाव भी हमारे समाज में या तो रहस्यमूलक है या भोगवाचक। ऐसी कहानियों में किशोर प्रेम संबंधों से लेकर उनकी प्रौढ़ परिणति तक के चित्र उकेरते हुए ज्ञानरंजन अपने समय की समूची स्थिति पर टिप्पणी करते हैं। मनुष्य के स्वातंत्र्य पर थोपा गया नैतिक जड़वाद या उसे अराजक बना देने वाला आधुनिकतावाद समाज के लिए दोनों ही घातक और प्रतिगामी मूल्य है। वस्तुतः आर्थिक विडंबनाओं से घिरा मध्य वर्ग सामान्य जन से न जुड़कर जिन बुराइयों और भटकावों का शिकार हुआ है, उनकी कहानियाँ इसका अविस्मरणीय साक्ष्य पेश करती हैं। आज़ादी के बाद एक खास तरह की आधुनिकता का विकास हुआ। सन 1970 के दशक में इस आधुनिकता के सकारात्मक
एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव स्पष्ट होने लगे। ज्ञानरंजन ने अपनी कहानियों में इसी का अंकन किया है। आधुनिकता ने परंपरागत मूल्यों का खंडन किया। नई कहानी में मूल्यों के टूटन एवं विघटन के साथ साथ नए सामाजिक मूल्यों की तलाश है, जबकि साठोत्तरी कहानी में मूल्यों का अस्वीकार है। मूल्यों के अस्वीकार का भाव ज्ञानरंजन की कहानियों में भी देखा जाता है। उनकी कहानियों में मूल्यों के अस्वीकार का भाव इसलिए है क्योंकि वे तथ्यों एवं घटनाओं को उनके सही एवं वास्तविक रूप में पकड़ने की कोशिश करते हैं। ज्ञानरंजन प्रेम विवाह जैसे संबंधों के संदर्भ में भी यही करते हैं। प्रेम विवाह आदि को लेकर जो रोमानीपन नई कहानी में दिखाई देता है वह ज्ञानरंजन के यहाँ नहीं है। हास्य रस एक ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसका कथानक इस तरह है कि कहानी की शुरुआत कोर्ट मैरिज की कार्रवाई पूरी होने और रजिस्ट्रार के कमरे से बाहर निकलने से होती है। कथावाचक अपनी प्रेमिका के साथ विवाह करने आया है और इस प्रक्रिया में वह गवाह के रूप में अपने 3 दोस्तों को भी लाया है। वे कुल मिलाकर 5 लोग हैं। रजिस्ट्रार के कमरे से बाहर निकलते ही कथावाचक यानी केंद्रीय पात्र की विचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वह अपने आप को कमरे से बाहर निकलते ही पराजित महसूस करता है। उसे यह लगता है कि उसने गलत लड़की से शादी कर ली है और उसका प्रेम समाप्त हो चुका है। वह अपने साथ के लोगों में थोड़ा अलग चलने की कोशिश करता है ताकि वह अपने भीतर चल रहे विचार प्रक्रिया को समझ सके। उसे यह लगता है कि प्रेम से छुटकारा मिलना दुख की बात नहीं। वह विवाह के बाद के भावी जीवन को लेकर सशंकित है। विवाह और प्रेम को लेकर जो विचार कथावाचक के हैं वे उसकी पत्नी के नहीं हैं। उसकी पत्नी का चेहरा खिला हुआ है और वह संतुष्ट एवं निश्चिंत है। पत्नी के खिले हुए चेहरे से कथावाचक प्रसन्न नहीं होता। उसे यह लगता है कि इस विवाह से वह पराजित हो गया है और उसे कोई भारी घाटा हुआ है। उसे यह लगता है कि उसकी पत्नी अब पहले की तरह मूवी देखकर या पिकनिक मनाकर नहीं जाएगी, बल्कि हमेशा उसके साथ रहेगी और उससे हर चीज़ की मांग करेगी। उसे अपने ऊपर खीज होती है कि उसने यह विवाह क्यों किया। उसे जीवन में पहली चिंता होती है कि वह भयभीत हो जाता है। वह सोचता है कि अपने आप को बहुत होशियार समझता था, लेकिन यह नवीन चिंता उसके जीवन एवं मृत्यु दोनों को बर्बाद कर डालेगी। वह घबरा जाता है। अपनी घबराहट को वह छिपाने की कोशिश करता है। घबराहट की वजह से वह चेहरे पर बनावटी मुस्कान या खुशी नहीं ला पाता है। कोई उसकी घबराहट को पकड़ न ले, इस वजह से वह अन्य लोगों से थोड़ा फासला बनाकर कचहरी से निकलने की कोशिश करता है। विवाह से पूर्व कथावाचक के भीतर भी विवाह को लेकर खुशी और तत्परता थी, लेकिन अब वह दुखी हो गया है। वह शपथ पत्र को भी पूरी निष्ठा से पढ़ता है, यहाँ तक कि वह सभी को प्रभावित करने की भी कोशिश करता है, लेकिन विवाह के उपरांत उसे लगता है कि उसकी चटनी बन गई है। उसे लगता है कि उनका जीवन अब उसके चंगुल से बाहर हो गया है। उसे ख्याल आता है कि जब उसकी पत्नी उसकी प्रेमिका थी तब वह उसके दिल में बसती थी, लेकिन विवाह के बाद उसे लगता है कि उससे कोई चूक हो गई है। वह अपनी तुलना बुद्ध से करने लगता है। वह महसूस करता है कि जिस तरह गौतम बुद्ध को अपनी पत्नी से विरक्ति हो गई थी, उसे भी अपनी पत्नी से विरक्ति हो गई है। फिर भी वह सोचता है
कि इतनी जल्दी उसे अपनी पत्नी के प्रति विरक्ति का भाव नहीं आना चाहिए। कुछ दिन वह दाम्पत्य जीवन का सुख भोग लेता, तब ऐसी विरक्ति आती तो ठीक होता। वह अपनी पत्नी को प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगता है। कथावाचक सोचता है कि वह विवाह रूपी इस हार का बदला अपनी पत्नी से जरूर लेगा। अपने विचारों से बाहर आकर कथावाचक अपने गवाही देने आए मित्रों की तरफ देखता है। वह अपने चेहरे पर बनावटी खुशी लाने का असफल प्रयास करता है। कचहरी में वह अपने आप को भद्र मानता है। उसे एकाएक अपनी इज्जत का ख्याल आने लगता है। वह तेजी से नीचे उतर जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी एवं अन्य मित्र भी बाहर आते हैं। इनमें से एक मित्र उसके मित्र का मित्र है। वह इसलिए गवाही देने आया हुआ है क्योंकि उसे अभी कथावाचक की तरह अपनी प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करना था। वह वहाँ अनुभव के लिए आया है। कथावाचक को लगता है कि उसकी पत्नी उस तीसरे मित्र को काफ़ी मुग्ध दृष्टि से देख रही है। वह अपनी पत्नी के चरित्र के प्रति शंकालु हो जाता है। उसे लगता है कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर भरोसा नहीं कर सकता और उसे हमेशा सावधानी बरतनी होगी।